Hello students, in this video we'll discuss part 2 of chapter number 1, the legislature, union and states. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with powers and functions of parliament. पार्लियामेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, कि इतनी पावर्स उनके पास होती है, अब हम वो डिस्कस करेंगे. तो पहला जो फंक्शन है पार्लियामेंट का वो है लॉ मेकिंग फंक्शन. इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, कानून बनाना ही सबसे बड़ा काम होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है पार्लियामेंट का. स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कंट्री में, बेसिकली हमारी कंट्री में तो ऐसा ही है कि जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है वो कौन है? पार्लियामेंट ही है. ये न्यू लॉज लेके आ सकती है. बच्चा 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, जिसको जनवरी 1950 से हमने एनफोर्स कर दिया. आज 1950 से हम लोग 2023 में है. कितने सारे चेंजेस आए होंगे इन दीज लास्ट 73 ईयर्स, आए होंगे ना. तो ये जो चेंजेस हैं, अब ये डिमांड करते हैं न्यू लॉज. तो पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉज. पार्लियामेंट नए नियम बना सकती है. देखो टाइम जैसे जैसे चेंज होते जा रहा है, हमें न्यू लॉज की रिक्वायरमेंट भी है, नए कानून आने चाहिए, और पार्लियामेंट ये काम कर भी रही है. चेंज द ओल्ड वंस, जो बहुत पुराने हैं, जो आज ऑब्सलीट हो चुके हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें वो चेंज भी करती जा रही है. जब वो लॉ बनाती है तो कुछ प्रोसीजर पार्लियामेंट को फॉलो करना होता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसको फॉलो करके ही नया लॉ बनेगा. इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ बिल. जो भी लॉ बनने वाला है वो किस फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है? बिल में. ठीक है बात. बिल जब पास हो जाएगा, वो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा. अगर प्रेसिडेंट ने भी अपनी एसेंट दे दी तो वो क्या बनता है? लॉ. ठीक है बात. तो बिल के फॉर्म में इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है, लॉ शुरुआत बिल से होती है. अब इट इज अ प्रपोज्ड लॉ. बिल को हम क्या बोल सकते हैं कि ये भैया फ्यूचर में लॉ बन जाएगा, या एक प्रपोज्ड लॉ है. बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है. जब बिल पास हो जाए दोनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट की एसेंट या कंसेंट भी मिल जाए तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट, लॉ बन जाएगा. ठीक है बात. जब वो दोनों हाउसेस से पास हो जाए, उसे प्रेसिडेंट का कंसेंट भी मिल जाए, तो वो बन जाएगा लॉ, एक्ट. Bills can be broadly divided into three categories: ordinary bills, money bills and constitutional amendment bills. Bills को हम 3 parts में divide कर सकते हैं. एक होता है ordinary bill, एक होता है money bill और एक होता है constitutional amendment bill. ठीक है बात. तो पहले हम लोग ऑर्डिनरी बिल को डिस्कस करेंगे. तो ऑर्डिनरी बिल किसके लिए होता है बच्चा? ऑर्डिनरी लॉस के लिए होता है. ठीक है, इसे दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस. एक किसी भी हाउस में आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो. एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, पहले अगर लोकसभा में हुआ है तो पास होने के बाद वो राज्यसभा जाएगा, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ तो पास होने के बाद लोकसभा जाएगा. इट कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अच्छा, दूसरी बात, ये लोकसभा राज्यसभा में तो इंट्रोड्यूस हो ही सकता है किसी भी हाउस में, भले ही लोकसभा हो या राज्यसभा हो. साथ ही साथ इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर जो रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, और कोई नॉन रूलिंग पार्टी का मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है. मतलब अपोजिशन के लोग भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को. अब सपोज करो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ने, मतलब जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगर इसको इंट्रोड्यूस किया होगा तो इसे कहेंगे गवर्नमेंट बिल. बट अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है उसके अलावा किसी मेंबर ने अगर इसे इंट्रोड्यूस किया तो इसे कहेंगे प्राइवेट मेंबर बिल. जब बिल एक हाउस से पास हो जाएगा तो इसे हम दूसरे हाउस में भेज देंगे अप्रूवल के लिए. तो क्या मैं यहाँ पर क्लियर हूँ? ऑर्डिनरी बिल इज अ प्रपोजल फॉर ऑर्डिनरी लॉ. ठीक है, ये दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है. मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और मेंबर भी, पार्लियामेंट का मेंबर भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकता है. जब मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसे गवर्नमेंट बिल कहेंगे. वो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस करेगा कोई और, रादर देन मिनिस्टर के अलावा कोई, तो उसे बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल. ठीक है बात. एक बिल एक हाउस से पास हो जाएगा तो दूसरे हाउस को फॉरवर्ड हो जाएगा फॉर अप्रूवल. नाउ मनी बिल.
जो मनी बिल है वो फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड होता है, जैसे कि कितने टैक्सेस लगाए जाएंगे, कोई नया टैक्स आएगा, टैक्स स्लैब क्या होगा, 3 लाख रुपीज़ तक हम लोगों को एग्जाम करेंगे टैक्स से, 5 लाख रुपये तक एग्जाम करेंगे, ये ईयरली चेंज होता है। देन बोरोइंग ऑफ मनी, कितनी बार ऐसा होता है बच्चा, डेवलपिंग करनी का कंट्रीज़ का तो ऐसा ही होता है, बेसिकली दे आर लैकिंग विथ मनी, वो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाते हैं लोग, उसके लिए पैसा इनके पास कम होता है, तो ये बाहर से बोरोइंग कर लेते हैं। आप लोगों ने अगर नायक मूवी देखी होगी अनिल कपूर वाली, तो उसमें जब वो अमरीश पुरी का इंटरव्यू लेता है तो उससे कहता है कि आपने वर्ल्ड बैंक ने आपकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो कैंसिल कर दी है, किस्तें कैंसिल कर दी हैं, क्योंकि आपने उनको टाइमली पे नहीं किया है। तो बेटा हम लोग वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, किसी और कंट्री से बोरो कर सकते हैं पैसे को। द पेमेंट एंड विड्रॉल ऑफ फंड, पेमेंट कैसे होगा फंड का, विड्रॉल कैसे होगा, कहाँ से पैसा उधार लिया जाएगा, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें मनी बिल में ही होती हैं। बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन 2 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के पहले 2 स्टेप्स लेनी पड़ती है। पहला होता है प्रेसिडेंट का कंसेंट और दूसरा होता है सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पीकर अबाउट वेदर इज अ मनी बिल और नॉट। पहला करना पड़ेगा आपको, प्रेसिडेंट से कंसेंट करना पड़ेगा, कंसेंट लेना पड़ेगा कि भाई हम ये मनी बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और दूसरा एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा स्पीकर से कि ये मनी बिल है या नहीं। लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना, ठीक है, सुधारना, चेंज करना, बदलना, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ऑब्वियसली बात है किस चेंज करने की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें से बच्चा सिर्फ ये मनी बिल ऐसा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक हुई बात। तो जैसे ऑर्डिनरी बिल हुआ वो भी लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों ही जगह लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, पर ये जो मनी बिल है ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ऑर्डिनरी बिल प्रपोजल होता है ऑर्डिनरी लॉज के लिए, ये दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड होता है और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, सुधार, मतलब कुछ चेंजेस करने के लिए होता है, ठीक है, कुछ नए लॉज पुरानों को थोड़ा अमेंड करने के लिए होता है, और ये दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ मनी बिल का कि सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ, कैसे कोई बिल लॉ बनेगा। तो जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन द हाउस, ठीक है, द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, पहले बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे, और वी से फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल टेक्स प्लेस, एक बार बिल की प्रॉपर पूरी रीडिंग होगी। जो इम्पोर्टेंस और जो पर्पस होंगे बिल के, उसे एक्सप्लेन किया जाएगा बाय द पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस, जो भी पर्सन उस बिल को इंट्रोड्यूस करेगा वो उस बिल का इम्पोर्टेंस और जो पर्पस है, जो महत्व है, जो उद्देश्य है, वो लोगों को बता देगा, जितने भी वहाँ पर जो मेंबर्स बैठे होंगे, मेंबर पार्लियामेंट। फिर जो बिल की कॉपीज होंगी वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। कॉपीज ऑफ द बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स ऑफ हाउस फॉर रीडिंग, सारे मेंबर्स को दे दिया, चलो आप इसको पढ़ लो, फिर वो सारे मेंबर्स उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पहले देखो मैंने इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, मैंने पर्पस बता दिया उस बिल का, फिर तुम सब लोगों को कॉपी दे दी कि अब तुम लोग पढ़ लो। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में सेकेंड रीडिंग टेक्स प्लेस, दिस टेक्स लॉन्गर समटाइम्स सेवरल डेज, फिर सेकेंड रीडिंग होगी जो बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग होगी, इसमें कई बार बहुत सारे दिन भी लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। फिर डिटेल डिस्कशन होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे ऑन द पर्पस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल फॉलोज, वो बिल की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी पर्पस होगा उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा, डिटेल में डिस्कशन होगा, ठीक है। दोज हु फेवर द बिल आर्ग्यूमेंट्स स्टेट वाई इट इज़ नेसेसरी, जो उस बिल के फेवर में होंगे वो ये बताने की कोशिश करेंगे क्यों ये बिल ज़रूरी है, और जो फेवर में नहीं होंगे वो उसके डिसएडवांटेज बताएंगे कि भाई ये बिल नहीं आना चाहिए, इसके आने से ये हो सकता है जो कि सोसाइटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कई बार ऐसे होगा कि पूरा बिल अच्छा होगा, उसका कोई पार्ट आपको चेंज करने के लिए कहा जाएगा, चेंजेस इफ एनी आर मेड, कोई चेंज अगर लगता है कि अप्रोप्रिएट है, भले वो अपोजिशन बता रहा हो या कोई और लीडर बता रहा हो, तो उसे भी आप कर सकते हैं।
कई बार बिल वैसे तो ज़रूरत नहीं होती, पर अगर ज़रूरत होगी तो बिल डिस्कस किया जाएगा सेकेंड कमेटी। सिलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस दैट प्रेजेंटेड द बिल, जो सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे हाउस के, हाउस दैट प्रेजेंटेड द बिल, जैसे लोकसभा में हुआ तो लोकसभा के, राज्यसभा में हुआ तो राज्यसभा के, वो डिस्कस करेंगे उस बिल के ऊपर। अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल को सेकंड कमेटी फिर से डिस्कस करेगी। अब सेकंड कमेटी कैसे बनेगी, जिस भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस होगा उसके सिलेक्टेड मेंबर्स बैठे होंगे वहाँ पर। और आ ज्वाइंट कमेटी सिलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज, या तो वो एक हाउस के मेंबर बनाएंगे सेकंड कमेटी, वो लोग डिस्कस करेंगे, या कई बार ऐसा भी होगा कि ज्वाइंट कमेटी जो लोकसभा राज्यसभा दोनों से मेंबर आएंगे और वो लोग साथ में बैठकर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेज में थर्ड रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग भी होगी। बिल इन इट्स फाइनल फॉर्म इज डिस्कस टू पुट टू वोट। अब जो भी चेंजेस करने को कहे गए होंगे या जो भी कुछ भी होगा, तो फाइनल फॉर्म में बिल है, आप इसको डिस्कस करें कि भाई आपने ये जो चेंजेस कहे थे हमने ये कर लिया, अब आप फिर से सुन लें। अगर मेजॉरिटी मोर देन 50% अप्रूव कर देते हैं तो ये दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा और वहाँ पर फिर सेम प्रोसीजर ही अप्लाई होगा। और यहीं पे अगर 50% से ज़्यादा लोग मना कर रहे हैं कि ये बिल किसी काम का नहीं है और सही नहीं है, तो ये बस यहीं ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अब जिस दूसरे हाउस में वो गया है, लोकसभा से हो सकता है राज्यसभा में गया हो या राज्यसभा से लोकसभा में आया हो, तो जो दूसरा हाउस है वो या तो उस बिल को पास कर सकता है या वापस भेज सकता है कि भाई हमारी ये सजेशन है, इन पे भी कुछ काम करो आप। ठीक है बात, ये पास बाय द अदर हाउस, अगर दूसरे हाउस ने भी उसको पास कर दिया तो वो बिल किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो प्रेसिडेंशियल कंसेंट। एक बार प्रेसिडेंट उसको साइन कर दे तो वो बिल क्या बन जाएगा बच्चा, लॉ। ठीक हुई बात, क्या बन जाएगा, लॉ। चलो, रीडिंग एंड डिस्कशन, बिल इन वन हाउस, इंट्रोडक्शन, बिल इन वन हाउस, उसके ऊपर भी वोटिंग, फिर बिल दूसरे हाउस में जाएगा अप्रूवल के लिए, फिर प्रेसिडेंट उस पर कंसेंट देंगे और फिर वो लॉ बन जाएगा। यहाँ पर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिलेक्टिंग अ नेशनल गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट किसको सेलेक्ट करती है बच्चा, नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करती है। तो टोटल जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हो सकती है 552, ठीक है, पर 24 के इलेक्शन के लिए कितना रहेगी, 550। ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जो दो एंग्लो इंडियंस हैं उनकी सीट्स को अब हम खत्म कर रहे हैं, खत्म कर चुके हैं जनवरी 2020 में। ठीक हुई बात। चलो, अब इसमें से जो लास्ट इलेक्शंस में इलेक्टेड मेंबर थे वो थे 543, कितने थे, 543। इस 543 में टू कौन सा एडिशन था बच्चा, एंग्लो इंडियंस थे। तो अब तो ये एंग्लो इंडियंस होंगे नहीं, तो समझो जब ये पूरा टोटल था तो इस टोटल में 272 सीट्स जिसके पास होती थी वो क्या बना लेता था बच्चा, गवर्नमेंट बना लेता था अपनी। सो अगर हम अभी तक की बात करें तो अगर आपके पास 272 सीट्स मिली हुई हैं आपको, तो आप क्या बना लोगे, गवर्नमेंट। तो द पार्टी दैट गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, वो पार्टी जिसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली होगी मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स इन पार्लियामेंट, दैट इज 272, इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। उसको प्रेसिडेंट बुला लेंगे और बोलेंगे चलो अब आप सरकार बनाओ। द पार्टी कैन रन द गवर्नमेंट टिल द इट एंजॉय मेजोरिटी इन द हाउस, और पार्टी जब तक सरकार चलाती रहेगी जब तक उसे मेजोरिटी मिली रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एमएलए इस पार्टी से निकल के उस पार्टी, सॉरी एमएलए नहीं एमपीज इस पार्टी से निकल के उस पार्टी में चले गए, तो कई बार मेजोरिटी खत्म भी हो जाती है, पर जब तक मेजोरिटी रहेगी वो रूल करती रहेगी। कितनी सीट्स होनी चाहिए सरकार बनाने के लिए, 272। फाइनेंशियल कंट्रोल, ये भी पार्लियामेंट का एक फंक्शन है। जो यूनियन पार्लियामेंट होती है वो कस्टोडियन होती है नेशनल पर्स का। जो नेशनल पर्स है उसका कस्टोडियन किसको बना रखा है, यूनियन पार्लियामेंट को। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो प्रेजेंट करता है बजट को पार्लियामेंट में हर साल। जो बजट होता है वो एस्टिमेट होता है कि सरकार के पास टोटल इनकम कितनी है, फिर एक्सपेंडिचर कितने हैं, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ पैसा जाएगा। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है टू वोट अ कट इन द बजट, ठीक है। पार्लियामेंट कई बार बजट में कट करने के लिए भी बोल सकती है, कुछ अमेंडमेंट करने को बोल सकती है और कई बार रिजेक्ट भी कर सकती है बजट को। इस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करती है गवर्नमेंट की मनी को। ठीक है बात। चलो, कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर भी कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का कि ये कंट्रोल रखती है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। नहीं तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी डेस्पोटिक बन जाएगी, है ना।
लुई 16 की तरह। लुई 16 को पढ़ा है ना हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वैसी ही बन जाएगी फिर हमारी भी गवर्नमेंट। इसलिए जरूरी है कि पार्लियामेंट उसके ऊपर कंट्रोल रखे। इंडिया में जो एग्जिस्टेंस है गवर्नमेंट की वो डिपेंड करती है, इन इंडिया द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स अपॉन द पार्लियामेंट अप्रूवल। जो गवर्नमेंट है वो लोकसभा के लिए आंसरेबल है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, भले वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, टेक्सटाइल मिनिस्टर हो, एचआरडी मिनिस्ट्री हो, इनसे क्वेश्चन पूछने का राइट हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होता है और ये लोग पूछते भी हैं। जब प्रोसीडिंग्स चालू होती हैं लोकसभा की, तो जो फर्स्ट आवर होता है वो क्वेश्चन आवर ही होता है। उस क्वेश्चन आवर में आप कुछ भी पूछ सकते हो रूलिंग पार्टी मेंबर्स से। इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए कि भैया अब आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो इन लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा के पूरा काउंसिल खत्म होगा, इवन प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज देयर एंड इट इज पास्ड। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, अटल बिहारी की गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट चली गई थी यही नो कॉन्फिडेंस के चक्कर में, और एच.डी. देवेगौड़ा की गवर्नमेंट भी चली गई थी। एच.डी. देवेगौड़ा की गवर्नमेंट गई है नो कॉन्फिडेंस में, अटल बिहारी की गवर्नमेंट गई है, और एक और कोई प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनकी गवर्नमेंट भी नो कॉन्फिडेंस में गई थी। तुम लोग गूगल पे सर्च कर लेना। नेक्स्ट, जो मेंबर होते हैं बच्चों पार्लियामेंट के, उनके पास पूरा राइट होता है कि वो एडजॉर्नमेंट मोशन ले आए। कई बार ऐसे होता है कि बच्चा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इशू सामने आ जाए, जैसे कोरोना के टाइम में आ रहा था या किसी भी टाइम में, तो पार्लियामेंट के मेंबर के पास ये राइट है कि वो एडजर्नमेंट मूवमेंट बुला ले। दिस मोशन इज टू डिस्कस एंड फोकस ऑन एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। गवर्नमेंट का इमीडिएट अटेंशन जब भी किसी भी चीज़ को चाहिए होता है, ऐसा लगता है कि यार सरकार को, गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडजॉर्नमेंट मोशन ला सकते हैं। जितने भी मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, इनर सर्कल में है, आउटर सर्कल में है, उनकी वर्किंग के ऊपर, उनकी फंक्शनिंग के ऊपर चेक रखने का काम पार्लियामेंट का है। एंड द डिपार्टमेंट बाय डिस्कसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बाय क्वेश्चनिंग द मिनिस्टर, मिनिस्टर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उनको बुला के कुछ भी उनसे पूछ सकते हैं। जुडिशियल फंक्शंस, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी हैं। उसके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट वो प्रोसेस है जिससे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या कोई दूसरा ऑफिशियल जो इस प्रोसेस से क्या किया जा सके बच्चा, रिमूव किया जा सके। तो अगर कोई पूछेगा कि हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या प्रेसिडेंट को किस प्रोसेस से आप रिमूव कर सकते हैं, तो वो प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट। ठीक है बात। In case they are found violating the constitution or misusing their status, indulging in corruption or any of any nature, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे होंगे, करप्शन कर रहे होंगे, या तो उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया होगा, या तो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी फंडामेंटल नेचर को वायोलेट किया होगा, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस उनके ऊपर लगेगा। इम्पीचमेंट से किस किस को हटा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, प्रेसिडेंट को। देन इलेक्टिव और इलेक्टोरल फंक्शन, जो पार्लियामेंट है वो इलेक्ट करती है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। इसीलिए जो रोल होता है पार्लियामेंट का सिर्फ लॉ मेकिंग तक लिमिटेड नहीं है, चाहिए न्यूमरस फंक्शंस प्ले करती है। ठीक है बात। सो इफ द क्वेश्चन इज देयर कि द ओनली रोल ऑफ पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग, जस्टिफाई या एक्सप्लेन, तो क्या लिखोगे? नो, it's not like that. Role making is one of the main function, but rather other than this there are so many functions. That's just dash, you have to write it. Okay, not true or false.
So the parliament is there for new laws and change the old one. But what is written here? No right. So it is false. Parliament has complete right to introduce no new rules and change the old one. Okay? तो parliament के पास पूरा right है कि वो नए बिल को ला सके, पुरानों को change कर सके. यस तो जो बिल होता है वो लॉ कब बनता है? जब वो पास हो जाए दोनों हाउसेस से और उस पर प्रेसिडेंट भी साइन कर दे. बिल्कुल सही. ट्रू. ये वाला फॉल्स था. यहाँ पर अगर ये नो नहीं होता ना बेटा तो ये भी ट्रू हो जाता, पर वो नो लिखा है ना इसलिए फॉल्स हो गया. A bill can be broadly divided into three categories: very right, ordinary bill, ordinary bills, money bills, and constitutional amendment bills. Any ordinary bill relates to financial matters? No, no. Ordinary bill बिल्कुल financial matters से relate नहीं करता. The president presents the budget in the parliament every year? No. Finance minister present the budget in parliament every year? Who? Finance minister करता है, तो ये भी हो जाएगा false. False. क्योंकि प्रेसिडेंट तो नहीं करता, फाइनेंस मिनिस्टर करता है. द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट. ट्रू. और किस प्रोसेस से कर सकता है? तो इम्पीचमेंट की प्रोसेस से कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सर्कल द करेक्ट आंसर. अ बिल इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मिनिस्टर. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तब उसे कहेंगे प्राइवेट मेंबर बिल. द बजट बिल इज एन एस्टिमेट ऑफ इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर. बजट होता है बच्चा, ये बताता है साल भर में कितना कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे. फाइनेंस पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो अमेंड कर सके और रिजेक्ट कर सके बजट को. सुधार करने को भी बोल सकती है और कई बार पूरे बजट को भी रिजेक्ट कर सकती है. फाइनेंस मिनिस्टर बजट को इंट्रोड्यूस करेगा, प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में, पर उसमें सुधार पार्लियामेंट करवा सकता है. The government is answerable to Lok Sabha. The Prime Minister और Parliament elect President, Vice President तो Parliament बचा, Prime Minister नहीं. The Parliament elects President and Vice President of India. So dear student, it is Parliament building for now only. In the coming future we have a one very nice बिल्डिंग फॉर पार्लियामेंट जो हमने बनवाई है इंडियन गवर्नमेंट ने. ये तो पुराना ब्रिटिशर्स बनवा के गए वो है, तो ये आने वाले टाइम में ओल्ड बिल्डिंग बन जाएगी. ओल्ड बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट इतिहास बन जाएगी और अब न्यू जो बिल्डिंग बनी है बहुत सुंदर थी उसमें नया पार्लियामेंट करेगा. अब वो कब से होता है ये पता नहीं. नाउ रिलेशन बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा. लोकसभा के पास पावर है रिगार्डिंग मनी बिल. मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस है, राज्यसभा में नहीं हो सकता, और राज्यसभा हैज़ ओनली एडवाइजरी पावर. राज्यसभा सिर्फ एडवाइस दे सकती है, वो भी लोकसभा माने तो ठीक, नहीं तो ठीक. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर उनकी राज्यसभा के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाता है, राज्यसभा में तो ऐसा कोई केस है ही नहीं. बेटा ऑल इंडिया सर्विसेज में उनको सेटअप करने में लोकसभा का कोई रोल नहीं होता, पर राज्यसभा ही ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करती है. चलो अब लेजिस्लेचर की बात करेंगे. किसकी? स्टेट लेजिस्लेचर की. तो जो स्टेट्स हैं उनके पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है सिमिलर टू लोकसभा. जैसे यूनियन लेवल में यूनियन गवर्नमेंट में लोकसभा है, यूनियन लेजिस्लेचर में लोकसभा है, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसे हम विधानसभा कहते हैं और इसी का लोअर हाउस कहते हैं. जो मेंबर होते हैं विधानसभा के उन्हें डायरेक्टली जो जनरल पब्लिक होती है जनरल पब्लिक होती है वो चुनती है. ठीक है. इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम आप सब लोग जाते हैं और मेंबर इलेक्ट करते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली. कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, विधान परिषद जिसे हम कहते हैं. जैसे लोकसभा और राज्यसभा है वैसे स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है. पर ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये सिर्फ 6 स्टेट्स में है. कितने? 6. तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वो 6 स्टेट्स के नाम. अब आप बोलोगे हमें तो पता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पता करो, गूगल पे सर्च करो और फिर बता दो. जो विधानसभा होती है करस्पॉन्ड्स टू लोकसभा, वेयरएज विधान परिषद करस्पॉन्ड्स टू राज्यसभा. विधान परिषद राज्यसभा की तरह होती है और विधान परिषद राज्यसभा की होती है. राज्यसभा की तरह होती है और लोकसभा की तरह होती है विधानसभा. ठीक है. विधानसभा किसकी तरह ही होगी बच्चा? बिल्कुल लोकसभा की तरह होगी.
और विधान परिषद राज्यसभा की तरह होगा। 60 स्टेट्स लो, यही मिल गया आपका आंसर। अब तो क्या ही है, छोड़ो, मत लिखो, मत करो गूगल, यहीं से लर्न कर लेना। पर फिर भी लर्न करके आपको वो गूगल पे नहीं सर्च करना, बुक से लर्न करना है और फिर मुझे लिख के देना है। 6 स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। इट मीन्स वहाँ पर हमारे इंडिया में 6 स्टेट है जहाँ पर दोनों लोकसभा सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार। जो रेस्ट स्टेट हैं वहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। 2 union territories, Delhi NCR and Puducherry also have legislative assembly. वैसे तो जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो डायरेक्टली यूनियन से ही कंट्रोल्ड होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती है। फिर भी 2 union टेरिटरी, दिल्ली एनसीआर और पुदुचेरी, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं। अब हम कंपोजिशन की बात करें तो जो नंबर ऑफ सीट्स होती है विधानसभा में वो उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, कितनी लेजिस्लेटिव विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर होंगे ये डिपेंड करेगा उस स्टेट की पॉपुलेशन पे। विधान परिषद अगर है तो जो टोटल नंबर है मेंबर्स के शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ विधानसभा। देखो क्या बोलना चाह रही है कि विधानसभा में कितने मेंबर होंगे ये हमें नहीं पता, वो स्टेट की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेंगे। पर अगर उसी स्टेट में विधान परिषद रही, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल रही, तो जो भी मेंबर विधानसभा में होंगे उसके 1/3 से ज़्यादा मेंबर विधान परिषद में नहीं होंगे। बात ध्यान रखना, सपोज करो आपकी विधानसभा में 99 मेंबर थे, तो जो आपकी विधान परिषद रहेगी उसमें इसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे। सिर्फ कितने होने चाहिए, 33 मेंबर होने चाहिए। ठीक है बात। टेन्योर की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो टेन्योर होता है विधानसभा को 5 ईयर, 5 साल ही होता है लोकसभा की तरह। इसे जल्दी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, जैसे लोकसभा को प्रेसिडेंट करते हैं वैसे ही विधानसभा को कौन करते हैं, गवर्नर। जब नेशनल इमरजेंसी हो तो इसके टेन्योर को 1 साल बढ़ाया भी जा सकता है। विधान परिषद कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं 2 साल में, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में आने का और लेजिस्लेटिव काउंसिल में आने का वो सेम है, जैसे लोकसभा में था वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे राज्यसभा में था वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 25 साल की उम्र चाहिए आपकी लोकसभा के लिए, 30 साल की उम्र चाहिए आपको राज्यसभा के लिए, सेम है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यहाँ पर भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आप इंसॉल्वेंट ना हो, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस ना हो, बस दस मच। स्टेट लेजिस्लेचर में विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, स्टेट लेजिस्लेचर में विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी। यहाँ पर जो मेंबर है डायरेक्ट लोग चुन के भेजते हैं। यहाँ पर फिर जो 2 मेंबर होते हैं इसमें भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं जिन्हें गवर्नर अपॉइंट करता है, पर अब ये भी नहीं होंगे। चलो फिर अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखें तो 1/3 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसको चुना के पहुंचेगी, मतलब ये लोग चुनेंगे यहाँ पर कौन आएगा। 1/3 members are elected by state legislature, 1/3 members are elected by local bodies, 1/3 member कहाँ से आएंगे, लोकल बॉडीज से आएंगे। 1/6 गवर्नर नॉमिनेट करेगा, 1/12 टीचर सिलेक्ट करेंगे और 1/12 इलेक्ट होंगे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स। बड़ा ही भयंकर सा नहीं लग रहा है? चलो 1/3 कौन चुनेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग। 1/3 कौन चुनेंगे, लोकल बॉडीज के लोग, मतलब जो क्या होती है म्यूनसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो चुनेंगे। फिर 1/6 चुनेगा गवर्नर, 1/12 चुनेंगे टीचर्स और 1/12 ही रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स। ज़्यादा मुश्किल नहीं, आसान है, मुझे तो वो भी गया। 1/12 रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, 1/12 ही टीचर्स करेंगे, 1/6 गवर्नर करेगा, 1/3 लोकल बॉडीज से आएंगे और 1/3 आएंगे आपके स्टेट असेंबली से। स्टेट असेंबली से नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर उनको चुन के पहुँचाएगा। अब अगर इलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो मेंबर है विधानसभा के वो डायरेक्टली लोग उन्हें इलेक्ट करके पहुंचाते हैं, फिर हम उन्हें बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेंबर होता है विधानसभा का उसे ऐसे चुना जाता है।
जो 1/3 है उन्हें चुनेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरे 1/3 लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपालिटी, जिला परिषद वगैरह वो चुनेंगे। फिर कुछ मेंबर्स रजिस्टर्ड ग्रेजुएट और टीचर्स इलेक्ट करेंगे और कुछ गवर्नर नॉमिनेट कर देगा, जो हमने यहाँ पर देखा। ये वाला लर्न कर लेना आप तो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा वैग दिया हुआ है, मतलब क्लियर समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर क्लियर है 1/12, 1/12, 1/6, 1/3, 1/3। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लर्न हो जाएगा। फिर जो फंक्शंस हैं, जो प्राइमरी फंक्शन है स्टेट लेजिस्लेचर के, इज टू मेक लॉ सुटेबल टू द नीड्स ऑफ द स्टेट। एक स्टेट में किस लॉ की, नियम की ज़रूरत है, वो बनाने का काम करते हैं। और ये हर किसी सब टॉपिक में नहीं बना सकते बेटा। जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, सिर्फ उसी के ऊपर लॉ बना सकते हैं, उसमें नहीं जो यूनियन लिस्ट में इंक्लूडेड है। दूसरे फंक्शन होते हैं स्टेट के फाइनेंस पे कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रखना, और जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो उसमें पार्ट लेना। पार्ट 11 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है सेंटर और स्टेट्स की पावर को। जो पार्ट 11 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडिया। स्टेट के पास कितनी पावर होगी, सेंटर के पास कितनी पावर होगी। ये 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो नियम है, जो लॉज हैं, एक्ट है, वो बनाने का काम किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का। जैसे डिफेंस हो गया, है ना। और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। पर कभी कोई क्लैश होगा तो जीतेगी कौन, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। अब वन वर्ड आंसर में लिखना है स्टेट विच हैज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो 6 में से किसी एक का भी नाम लिख दो आप। आंध्र प्रदेश का लिख दो, यूपी का लिख दो, बिहार का लिख दो, ठीक है, जो भी आपको ईजी लगे। मेरे लिए सबसे छोटी स्पेलिंग बिहार है, तो मैं बिहार लिख देती हूँ। तो टेन्योर ऑफ विधानसभा 5 years। मेंबर ऑफ विधानसभा, अब बेटा ये क्वेश्चन बड़ा ही उलझा हुआ है, कुछ गलतियां हैं इसमें। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा हु रिटायर एवरी 2 year, ये 1/3 है, पर यहाँ विधानसभा नहीं आएगा, विधान परिषद आना चाहिए फिर, ठीक है। इधर पे विधान परिषद आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक है बात, हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायर होते हैं, ठीक है। पर वहाँ विधानसभा के नहीं होते बेटा, विधान परिषद के होते हैं। चलो, इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ विधानसभा, तो वो होती है जनरल पब्लिक, वी ऑल आर। हम जाएंगे विधानसभा के इलेक्शंस में। यहाँ पर देखो लिखा है द मेंबर ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, जनरल पब्लिक। चलो, एमएलए स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है बात। मेंबर ऑफ विधान परिषद हु आर इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज 1/3। जितनी भी मेंबर्स होंगे टोटल विधान परिषद में, उसका 1/3 लोकल बॉडी से इलेक्ट होके आते हैं। नाउ टेक द करेक्ट आंसर। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड लोअर हाउस। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड लोअर हाउस। विधान परिषद करस्पॉन्ड टू राज्यसभा। विधान परिषद राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली को ही हम लोअर हाउस कहते हैं। 6 स्टेट्स में है, 6 ऑप्शन यहाँ पर 6 है ही नहीं। ओ माय गॉड, कुछ प्रॉब्लम है बेटा। यहाँ 7 की जगह 6 होना था, या 8 की जगह 6 हो जा। तो बस इतना याद रखो कि 6 स्टेट्स में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ। बाय कैमरल सिर्फ 6 स्टेट्स में है, याद रखना। नहीं तो 7, नहीं तो 8। कुछ प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है, थर्ड में भी प्रॉब्लम है। फिर एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में दिखी, इसमें भी यहाँ पर विधान परिषद आना चाहिए था। चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी। 2 union territories have legislative assembly, that is Delhi NCR and Puducherry। 2 आएगा यहाँ पर आंसर। चलो, the number of seats in विधानसभा, विधान परिषद नहीं बेटा, विधानसभा ये वाला ऑप्शन आएगा कि स्टेट में कितनी सीट्स होंगी विधानसभा की, ये उनकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। 1/3 of the member of विधान परिषद आर इलेक्टेड बाय
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/3 कौन इलेक्ट करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पर? अगर यहाँ 1/3 की जगह मैम क्वेश्चन फ्लिप कर दे और वह यहाँ पर 1/6 दे दे तो आंसर क्या लगाओगे बेटा? गवर्नर। 1/6 मेंबर गवर्नर इलेक्ट करता है और 1/3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.